सत श्रीकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों। मैं गुरजीत सिंह आज फिर से लेके आया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोड 95 की थ्योरी क्या होती है, थ्योरी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जब भी किसी कंपनी में आते हैं तो कोड 95 की थ्योरी हो सकता है कंपनी के हिसाब से थोड़ी अलग अलग हो। मैं आपको अपने नोट्स और अपनी थ्योरी जो आपको डिस्क्राइब करूँगा, जिसमें हो सकता है कि अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में कुछ हैं तो हो सकता है 70 से 80% जो चीज़ें सेम हो, और हो सकता है 20 से 25% जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो आज आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताने वाला हूं। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोग जो यूरोप आने की सोच रहे होंगे या जिन्होंने कोड 95 की तैयारी करनी है उनको पता लग जाएगा कि कोड 95 की थ्योरी क्या होती है। दोस्तों थ्योरी के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है। आपको ट्रक के पास ले जाया जाता है, कपलिंग अनकपलिंग सिखाई जाती है, और किस तरीके से टर्ट लाइन की वो साइड की रिमूव करते हैं, कैसे लोड करते हैं, क्या क्या होता है। क्योंकि हमारी कंपनी में जो है टर्ट लाइनर नहीं है, हमको जो है रीफर जो रेफ्रिजरेटर वाला कंटेनर होता है उसकी ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आज सिर्फ थ्योरी की बात करूँगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों मैंने एक कॉपी भी मैं जिसमें मैंने ये सब नोट्स बनाए हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत शेयर करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज कोड 95 की थ्योरी। दोस्तों इस तरीके से हमको एक बुकलेट हमारी कंपनी के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। और इस बुकलेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको मेन मेन चीज़ बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इस बुकलेट में जो चीज़ नहीं थी लेकिन कोड 95 की क्लास में हमको पढ़ाया गया, वो सबसे पहले पढ़ाया गया कि एक ड्राइवर के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं अपना ये जो नोट्स मैंने लिखा है ये भी मैं इधर साइड में दे दूंगा ऊपर, आप इधर देख लेना, इधर या इधर जिधर भी होगा आ जाएगा। सबसे पहले ड्राइवर के डॉक्यूमेंट होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वैलिड पासपोर्ट, वैलिड होना चाहिए, और उसके ऊपर हमारे पास यूरोपियन कंट्री का डी वीज़ा लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा होता है हमारा लाइसेंस, जो हमारा जो लाइसेंस होता है उसका हम एब्स्ट्रैक्ट बना कर लाते हैं, उसको अपोस्टल कराया हुआ होता है। कोड 95 कार्ड, पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कोड 95 कार्ड लिया था, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भाई वो जाके देख लो, ठीक है। कोड 95 कार्ड होना चाहिए। एक टैको कार्ड होता है, टैको कार्ड हमारे पास होना चाहिए। टैको कार्ड जो अब हम गाड़ी में बैठते हैं ऊपर कार्ड लगा के फिर चलते हैं, वो कार्ड हमारा पूरा रिकॉर्ड रखता है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप सिर्फ इतना याद रखें कि टैको कार्ड चाहिए हमको। उसके बाद हमको चाहिए एक पिंक पेपर होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ का लाइसेंस तो नहीं है, हमारे पास तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो जो इंडिया का है। तो यहाँ पे एक पिंक पेपर बनता है रो नॉन रेजिडेंस लोगों के लिए, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वही हमारा एक तरह से लाइसेंस होता है जो 1 साल के लिए बनता है, उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पिंक पेपर भी उसको बोलते हैं। उसके बाद हमको एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके बाद हमको एक चाहिए, हमको मिलता है कंपनी की तरफ से पेमेंट कार्ड। हमने डीजल भी डलवाना है, हमने टोल भी पे करने हैं, तो हमें कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं जो इन सब जगह पे चलते हैं। अगर हमने इवन टनल भी पार करनी है कोई, तो हमको उसके लिए जो पेमेंट कार्ड चाहिए, क्योंकि हमने एक देश में तो घूमना नहीं है। मान लो मैं लातविया आया हूँ या मैं लुथिनिया आया हूँ, तो मुझे सिर्फ इस देश में नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर ट्रांसपोर्ट एक देश से दूसरे, जर्मनी, फ्रांस, ये फलाना ढिकाना, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी, सब देशों में जाना पड़ता है। तो सब देशों में जाने के लिए बहुत सारी टनल्स आती हैं, रोड पे बहुत सारे जो हैं टोल आते हैं, कई जगह पे हमको तेल भी डलवाना पड़ता है। तो इन सब की पेमेंट के लिए हमको कार्ड दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये 8 डॉक्यूमेंट है, आपको शो भी हो रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये ड्राइवर डॉक्यूमेंट हमको बताए जाते हैं, ये हमको याद रखने होते हैं। उसके बाद मेन हमको बताया जाता है कि हमको ट्रक के जो घोड़ा होता है, जिसको ट्रैक्टर बोलते हैं इधर, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। एक उसका मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट होता है नंबर 1, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट। एक एनुअल CEMT सर्टिफिकेट होता है, ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन जो पहले वाला CEMT सर्टिफिकेट है, जिसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट बोला है, वो टर्म लेस होता है, यानी उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। यहाँ पे दोस्तों गाड़ी 5 साल के लिए मिलती है, 5 साल के बाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसको गल्फ वगैरह में बेच देते हैं। कहने का क्या मतलब है, उनका जो जो भी चीज़ मिलती है कंपनी से 5 साल के लिए मिलती है, चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट हो या जो भी हो। उसके बाद कंपनी को अगर चाहिए तो वो रिन्यू करवा सकती है कि नहीं, ये उनका मैटर है। लेकिन हमारी कंपनी 5 साल के बाद कंपनी बेच देती है।
5 साल के बाद जितने भी ट्रक हैं बेच देती है। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। तीसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी टर्म लेस होता है, यानी 5 साल गाड़ी चलनी है। उसके बाद टेक्निकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, गल्फ वाले जानते होंगे जब हम गाड़ी फास्ट कराते हैं साथ तो शीशे पे एक स्टिकर लगता है, वैसा स्टिकर यहाँ पर लगता है। उसके बाद हमको चाहिए होता है इंश्योरेंस पॉलिसी कंडीशन। इसमें क्या होता है कि अब हमें एक देश से दूसरे देश जाना है तो लगभग जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है उसमें सभी देशों के लगभग नाम होते हैं कि यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगी एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट और चाहिए होता है हमें, टैकोग्राफ एंड ओवर स्पीड लिमिटर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। इसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट और चाहिए होता है हमारे कार्गो के लिए, क्योंकि हमने सामान भी तो एक कहीं से लेके जाना है ना, तो उसके लिए हमको एक कमर्शियल कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये यूरोपियन कंट्री के लिए होता है, और यूरोपियन के अलावा EEA कंट्री यानी यूरोपियन के बाहर जैसे नॉर्वे होगी, स्विट्ज़रलैंड होगी और UK, इसको EEA कंट्री बोला जाता है, इनके लिए हमको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है ना, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ 8 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर के। उसके बाद जो हमको पढ़ाया गया आगे कि ट्रेलर के कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं। अब टर्ट लाइनर होता है जिसमें तिरपाल इधर उधर करके सामान भरते हैं, उसका तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको रिफ़र के बताए गए हैं क्योंकि हमारी कंपनी में रिफ़र है। तो उसके क्या क्या सर्टिफिकेट होते हैं। सबसे पहले जो उसका सर्टिफिकेट है वही मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, फिर उसका वही CAMT एनुअल सर्टिफिकेट, ये दोनों कॉमन है, ये ट्रैक्टर के भी होते हैं और ट्रेलर के भी होते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इसका भी होता है लेकिन इसका शीशे पे नहीं लगता है। इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा एक FRC सर्टिफिकेट होता है, ये सिर्फ रिफ़र का होता है। ये इसके लिए होता है कि जो इसे टेम्परेचर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, यानी जब हम इसके अंदर कोई मटेरियल लेके जाएंगे, मान लो सेब या कोई मछली है या मीट है, तो एक टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, उसके लिए होता है। अगर हम खाली जा रहे हैं तो हमको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे ट्रेलर में माल है और हमने टेम्परेचर -5 या +5 लगाया हुआ है तो हमको ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। इसे बोलते हैं FRC या ATP सर्टिफिकेट, टेम्परेचर सर्टिफिकेट, आप किसी भी नाम से याद रख सकते हैं। ये 6 साल के लिए वैलिड होता है दोस्तों। इसके अलावा हमको एक मेन डॉक्यूमेंट चाहिए जो कस्टम के लिए होता है, और ये यूरोपियन कंट्री के अंदर अंदर हम घूमते हैं उसके लिए नहीं चाहिए होता है। अगर यूरोपियन कंट्री से हमको बाहर जाना है, यानी हमने लोड तो यूरोपियन कंट्री से करा लेकिन यूरोपियन कंट्री से हमको बाहर जाना है या किसी थर्ड कंट्री में जाना है जैसे रसिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तो थर्ड कंट्री के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं कस्टम सर्टिफिकेट। इसको वैसे इसका नाम है ट्रांसपोर्ट इंटरनेक्चर रूटर सर्टिफिकेट, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटे मोटे 7 सर्टिफिकेट ट्रेलर के होते हैं। बस ये सब चीज़ें हमको थोड़ा ध्यान से रखनी है। ठीक है ना, आप किसी पेज पे लिख लें, और आपको कंपनी जो बुकलेट देती है सीखने के लिए, इसके अंदर भी ये सब कुछ होता है, इसको अपने पास रखें। जब भी हमें कंपनी से ट्रेलर मिलेगा या ट्रक मिलेगा तो हमने सारे सर्टिफिकेट चेक करने हैं और इनकी वैलिडिटी भी चेक करनी है। किसी की वैलिडिटी 1 साल है, किसी की 2 साल, किसी की टर्मलेस। तो ये सब ड्राइवर की जिम्मेदारी है। वैसे तो कंपनी सब चेक करके देती है, लेकिन हमारी कंपनी ने कहा है कि ड्राइवर को भी ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। मेन काम यही होता है, क्योंकि आप किसी कंट्री में जा रहे हो, आपने कोई लोड किया और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, आपका चलान आएगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो इन सब चीज़ों की इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए ये लोग जो है ड्राइवर को पूरी तरह से तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमको ये भी बताया गया कि ट्रेलर जो अंदर से होता है 13.3 मीटर लंबा होता है और 2.45 मीटर चौड़ा होता है। तो इसके हिसाब से कितनी तबलियाँ अंदर आती हैं, तबलियाँ मतलब पैलेट, यहाँ पे यूरो पैलेट चलती है। यूरो पैलेट का जो साइज़ होता है 800 सेंटीमीटर बाई 1200 सेंटीमीटर। तो एक ट्रेलर में लगभग 33 पैलेट आती हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से और बहुत सारी जो है हमें जानकारी दी जाती है इसके अलावा। और साथ ही साथ हमको ये भी बताया जाता है कि ट्रेलर में लोड कितना होना चाहिए। यानी कि अगर आपके खाले आगे घोड़ा है, पीछे ट्रेलर है, उसका खाली का वेट जो है 17.5 टन के आसपास है। वैसे तो 15 टन होता है, लेकिन 1200 लीटर की टंकी भी है डीजल की, अगर वो भी फुल है तो 17.5 टन माना जाता है। 17.5 टन सिर्फ खाली ट्रक और ट्रेलर का वजन है। और यहाँ पे जो पास है सारी कंट्रीज़ में, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज, 40 टन से ज़्यादा हम टोटल माल नहीं ले जा सकते।
अगर मटेरियल होगा वो 22.5 टन से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम कोई माल लोड करते हैं हमको उसको इनवॉइस मिलती है, उस पर लिखा होता है कि मटेरियल का वेट कितना है। तो 22 टन से कम होना चाहिए, तब जाके वो 40 टन से नीचे रहेगा। 40 टन से नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चालान आ सकता है। तो खैर इतना माल यहाँ लोड नहीं करते हैं, यहाँ पे गल्फ़ या इंडिया वाली बात नहीं है, यहाँ पे सब रूल से चलते हैं। तो इस तरीके की कुछ जानकारी दी जाती है। प्लस हमको ये भी बताया जाता है जो ट्रक होता है, ट्रक का जो घोड़ा होता है, घोड़े का जो पिछला टायर होता है उसके ऊपर टोटल वजन का 25% लोड होना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को। वो इसलिए होना चाहिए कि कभी आप चढ़ाई पे जाएं या उतराई पे जाएं, खासकर चढ़ाई के लिए अगर आपका लोड पीछे ज़्यादा होगा तो आपके जो ट्रेलर घोड़े के टायर हैं वो स्लिप करेंगे। तो ऐसी कुछ गणित बिठाई गई है कि 25% जो लोड है वो कम से कम 25%, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए, ये तो आपके टायर स्लिप करेंगे। इस तरीके के कुछ सेफ्टी रीजन भी हमको बताए जाते हैं, यानी पूरी तरीके से आपको एक ड्राइवर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। 1 मिनट में देख के आपको बताता हूँ। बाकी सब ये सर्टिफिकेट इसमें भी हैं, इसके भी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। उसके अलावा हमको ये भरने सिखाए जाते हैं कि आपने अपनी जो लॉग बुक कह लो या कुछ कह लो कि किस तरीके से भरनी है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं, आपने कोई माल लोड 23 तारीख को किया, कहाँ से किया, उस जगह का नाम, उस कंट्री का कंट्री कोड, और उसके बाद आपका ट्रक नंबर क्या है, आपका ट्रेलर नंबर क्या है, कितने टन वज़न है वो, ठीक है ना। और जब आपने राइड स्टार्ट करी तो आपका स्पीडोमीटर या ओडोमीटर जो भी आपके ट्रक में होता है उसकी किलोमीटर्स कितने थे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद कितने किलोमीटर्स थे। तो इस तरीके से पूरी लॉग बुक भरनी पड़ती है, कहाँ से कहाँ गए, खाली कहाँ गए, भरे के कहाँ गए, ये फलाना ठिकाना, ये पूरी हमको तैयार करनी पड़ती है। वैसे तो अब ये सब चीज़ें जो है टैब में आ गई हैं, जो गाड़ी के साथ साथ हमको एक टैब भी मिलता है जिसमें हमें सारा रिकॉर्ड रखना होता है, लेकिन ये अभी भी हाथ से भरना सिखाते हैं, क्योंकि हमें हाथ से भरना आएगा तभी तो हम उसमें भरेंगे ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हमको सिखाई गई। उसके साथ साथ हमको बताई गई कि हमको अगर कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अगर हमको वहाँ पे माल लेके जाना है तो उसके लिए हमको कुछ खास परमिट चाहिए होते हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ परमिट भी बताए गए। इसमें बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे जो यूरोपियन यूनियन से बाहर की हैं। अभी जैसे हम नए हैं, हमें सिर्फ यूरोप में चलाया जाएगा, हो सकता है 6 महीने साल। जब हमें इधर की पूरी जानकारी हो जाएगी उसके बाद हमको फिर हो सकता है कि यूरोप से बाहर जो EEA कंट्री है उधर भेजा जाए और थर्ड कंट्री भेजा जाए। तो जो यूरोपियन यूनियन से बाहर की कंट्रीज़ हैं, अभी उन्होंने बोला इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मोटी मोटी मैं आपको बताऊँ, जैसे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में रात को अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो आपको एक लो नॉइस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इवन आपने अगर ऑस्ट्रिया को पार भी करना है। और जो यूरोपियन कंट्री में क्या है कि शनिवार इतवार छुट्टी होती है, तो इस दिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बड़ी गाड़ी के लिए। तो एक ट्रैफिक बैन करके वेबसाइट है जिसके ऊपर हम चेक कर लेंगे और ऑनलाइन पता लग जाएगा कि आज कौन कौन सी कंट्री में कितने बजे से कितने बजे तक बैन है। तो हमें उस हिसाब से गाड़ी चलानी है। अगर आपका बैन है तो आप पहली पार्किंग में गाड़ी रोक लो और जब आपका बैन हटे तो गाड़ी लेके जा सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि हम यूरोपियन यूनियन से लोड करते हैं और बाहर किसी EEA कंट्री या थर्ड कंट्री में जाते हैं। भले हमने लोड किया और हम बॉर्डर पर दूसरे ड्राइवर जो उधर से आएगा उसको अपना ट्रेलर सौंप देंगे और वो हमारा ट्रेलर ले जाएगा, हमको खाली वाला दे जाएगा, हम फिर वापस आ जाएंगे। तो तब भी ऐसी लोडिंग में जहाँ से हमने लोड करना है उनसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे पोलैंड से हमने लोड किया, पोलैंड तो यूरोप में है लेकिन हमने थर्ड कंट्री के लिए लोड किया है, तो उसके लिए स्पेशल पोलैंड से एक हमको परमिट लेना पड़ता है, जो कि हमको लोडिंग करने के बाद हमको हमारे डिस्पैचर या कस्टमर के द्वारा दिया जाता है। तो इन सब परमिट्स का ध्यान रखना है। कई बार जो क्या होता है कि हम इन परमिट्स का ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अब हमको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कस्टमर द्वारा, वो खुद भी भूल जाता है इस परमिट के बारे में। तो ड्राइवर को इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मैं आपको एक फ़ोटो इधर शेयर कर दूंगा। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनके बहुत सारे परमिट हैं, ये आपको कोड 95 में सिखाया जाएगा। उसके बाद हमको अपनी ट्रैवल रिपोर्ट भरनी होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात हमको सिखाई जाती है CMR। कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम लोडिंग करती है, लोडिंग के बाद हमको CMR यानी मटेरियल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने मटेरियल कहाँ से लोड करना है, कहाँ उतारना है,
और क्या चीज़ है हमने रिसीविंग लेनी है, जब माल पहुंच जाएगा तब उसको CMR बोलते हैं। CMR भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कस्टमर द्वारा भरी जाती हैं और हमको स्टैंप लगानी पड़ती है अपनी कंपनी के और सिग्नेचर करने पड़ते हैं और माल उठाना पड़ता है। हमको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसमें क्या माल है, कितनी तबलियाँ, क्या है क्या नहीं, कितने डिग्री पे इसको टेम्परेचर रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन CMR में होती है। और जब हम इसको कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं तो हमको उसकी स्टैंप, सिग्नेचर और डेट लिखवानी बहुत ज़रूरी रहती है। वो एक तरह की जो है रिसीविंग होती है। तो ये CMR ही बहुत मेन चीज़ है, इसको भी हमको भरना सिखाया जाता है। इसकी भी मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हमको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि जब हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं, हमको गाड़ी मिलती है, तो हमको सबसे पहले उसमें चेक करना पड़ता है कितना तेल है, कितना एडब्लू है, कितना क्या है, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है। उसके बाद हमने कहाँ कहाँ से तेल डलाया। मान लो मैंने गाड़ी ली, 1 महीना मैंने ट्रिप लगाया, ट्रिप लगा के मैं फिर वापस आया, तो कहाँ कहाँ पे मैंने तेल डलवाया वो सब हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उसका एक फॉर्मेट हमें दिया जाता है। और जिस दिन मैंने गाड़ी खड़ी की है उस दिन कितना कितना तेल, कितना एडब्लू, कितना कुछ है, वो सब लिख के पूरा डाटा कंपनी को देना पड़ता है। हमें 15 दिन में एक बार ये डाटा करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी कंपनी जो है सैलरी 15-15 दिन में देती है, कोई महीने महीने में देती है। तो हमको ये पूरा जोड़ तोड़ उनको देना पड़ता है, मैंने इतना तेल खर्च करा, इतने किलोमीटर मैं चला, इतना भी मेरी गाड़ी में। तो इस तरीके की ये डॉक्यूमेंट भी हमको बनाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे बस यही है कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, हमको हिसाब किताब थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर कोड 95 की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको भरना सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको किसी ड्राइवर के साथ भेजा जाएगा, जब भी आप तैयार होंगे, आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, वो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएगा अगर कोड 95 की ट्रेनिंग में आपको समझ नहीं आती है। इसके बाद हमको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया जाता है, क्योंकि हमारी कंपनी में रीफर चलते हैं। जिसका टर्टल लाइनर चलता होगा उसको टर्टल लाइनर के बारे में बताया जाएगा। इसमें हमें बताया जाता है कि हमको सेफ्टी बार मिलती है, हमको कार्गो को कैसे सेफ़ रखना है, कैसे बार्स लगा के उसको सपोर्ट देनी है ताकि वो झटके से या इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर गिरे नहीं। इस तरीके की पूरी जानकारी होती है। किस तरीके से हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है, किस तरह से डिफ्रोस्ट करना है हमको टाइम टाइम पर। इस तरीके की बहुत सारी जो है हमें जानकारी दी जाती है। थर्मोकिंग के बारे में, किस तरीके से टेम्परेचर करना है, अलार्म कैसे लगाना है, इस तरीके की पूरी जानकारी दी जाती है। तो अगर मैं इस एक एक चीज़ को बताऊंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं इसके ऊपर एक एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि हम किस तरीके से रीफर पे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से क्या है। हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ऑल पे करना होगा। आपको ऐसी जानकारी अभी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही होगी जैसी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हमको ड्राइवर की कुछ ड्यूटी बताई जाती है कि कितने घंटे पहले हमको रेफ्रिजरेटर ऑन करना है, ऑफ करना है। हमको रूट्स प्लानिंग बताई जाती है। सबसे मेन जो होता है रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग में हमको क्या बताया गया है, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। जैसे मुझको यहाँ से जाना है इटली, लुधियाना से इटली जाना है मान लीजिए, तो हमको ये बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हमको किस कंट्री से तेल डलाना है, किस कंट्री से नहीं, उसकी पूरी लिस्ट दी जाती है। और वहाँ पर कौन सा कार्ड चलेगा, क्योंकि हमको कुछ कार्ड भी दिए गए हैं 4-5, उसमें से कौन सा कार्ड कहाँ चलेगा। क्योंकि कंपनी जो है डीजल से बहुत पैसा बचाती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में डीजल का बहुत डिफरेंस है, कहीं पे महंगा है कहीं पे सस्ता है। तो हमको ये भी सिखाया जाता है कि जैसे मान लो मैं महंगी कंट्री में हूँ, ठीक है ना, 200 लीटर हमेशा रिजर्व में रखना होता है। 200 लीटर हम यूज़ नहीं करेंगे, टंकी में चाहिए ही चाहिए। अब मेरे पास मान लो 250 लीटर बचा है और मुझे 200 किलोमीटर जाना है। 200 किलोमीटर बाद सस्ती कंट्री है, अभी मैं महंगी कंट्री में हूँ, मुझे तेल डलवाना है, तो मुझे जितनी ज़रूरत है 100 लीटर की, 50 लीटर की, वो मैं यहाँ से डलाऊंगा। और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी सस्ती कंट्री में पहुँचूंगा वहाँ पे फिर मेरे को अपना तेल डलवाना है। फिर मैंने देखना है कि मैंने लोड कहाँ से करना है, वो सस्ती कंट्री है क्या है। फालतू भी हमें टंकी फुल नहीं करने लेनी है अगर हम सस्ती कंट्री पहुँच गए। तो इस हिसाब की हमको सिखाया जाता है कि आपने कौन सा तेल कहाँ से डलवाना है। अब जैसे मैंने लातविया से इटली जाना है, तो पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा कि इतने 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फिर घंटे निकालना सिखाया जाता है। अब जैसे सिंगल ड्राइवर चलता है, वो 4.5 घंटे गाड़ी चलाता है, फिर 45 मिनट का रेस्ट लेता है, फिर 4.5 घंटे गाड़ी चलाता है। इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, अभी मोटा मोटा बता देता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने घंटे निकालते हैं, अपना रेस्ट मिला के फलाना ढिकाना, कि मैं 2-3 दिन में पहुँचूँगा। तो फिर उस हिसाब से प्लान होता है
कि मैं 3 दिन में पहुंचूंगा इतने बजे वहाँ पर, वो सब कैलकुलेशन करनी हमको इसमें सिखाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको कौन सा रूट लेना है, हमको देखना पड़ता है यार। लुथिनिया से इटली के लिए 3 रास्ते जाते हैं, 3 हाईवे हैं, यहाँ पे टोल ज़्यादा है, इस वाले पे कम है, या इस पे पहाड़ ज़्यादा है, इधर से मैं नहीं जाऊँगा, गाड़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे होगी, माल ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से हमको कौन सा रूट चूज़ करना है, कौन सा सेफ़ चूज़ है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सीधा अपने डिस्पैचर को फ़ोन करें, हाँ जी सर मैं कौन से रूट से जाऊँ, इधर से तो टनल पड़ रही है, 700 यूरो लगेंगे, तो मैं इधर से जाऊँ या दूसरे रास्ते से जाऊँ। जैसा आपको डिस्पैचर बोले वैसा, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा डिस्पैचर को फ़ोन। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कुछ भी, आपने लोडिंग के बाद हिलना नहीं है जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए, हमको ये सिखाया गया है। आपने लोडिंग की, लोडिंग के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको पेपर पूरे मिले नहीं मिले, या आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या आप किस रास्ते से कोई भी है, आपने गाड़ी हिलानी नहीं है जहाँ से लोडिंग हुई है। आपने सीधा डिस्पैचर को फ़ोन करना है, उससे सारी बातचीत करनी है, वही आपका सब सोल्यूशन करेगा। उसके बाद आपने गाड़ी हिलानी है। अगर आपने गाड़ी पहले हिला ली, 100 मीटर चले गए, 200 मीटर चले गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी कन्फ्यूजन दूर करो, सारे डॉक्यूमेंट ओके करो, तब आप लोडिंग प्लेस से जाओ। हमको ये सिखाया गया है। अभी आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल करके हमको क्या अनुभव होता है, क्या ऐसा वाकई है जो जो हमको पढ़ाया गया है, या उससे ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेगी जब आप रेगुलर वीडियो देखते रहोगे। ठीक है दोस्तों उसके बाद फिर हमको मेन क्या चीज़ सिखाई गई, वर्किंग आवर्स, टैको कार्ड के साथ कैसे काम करना है। दोस्तों इसकी भी मैं फ़ोटो आपको दे दूँगा, मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ। जो हमारा ड्राइविंग पीरियड होता है, एक ड्राइवर का 9 घंटे होता है, 9 घंटे और 10 घंटे, 4.5 घंटे गाड़ी चलाओ, फिर 45 मिनट का रेस्ट। 4.5 घंटे से आप ज़्यादा चला नहीं सकते हो। 45 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर 4.5 घंटे चलाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 9 घंटे का रेस्ट हो जाता है। 9 घंटे कम से कम रेस्ट लेना है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कुछ हमारे एक्स्ट्रा वर्क भी होते हैं, जैसे हमने तेल डलवाना है या लोडिंग अनलोडिंग करनी है, तो हमारे एक्स्ट्रा वर्क में आता है। तो कहने का क्या मतलब है, 9 घंटे तो हमने गाड़ी चलानी है, प्लस 3-4 घंटे एक्स्ट्रा वर्क, और उसके अलावा 24 घंटे में जो 9 घंटे बचते हैं हमने आराम करना है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है काम की, यानी कि 9 घंटे गाड़ी चलानी है, बाकी कोई एक्स्ट्रा वर्क 2-3 घंटे का और 9 घंटे का आराम। ठीक है ना। हफ्ते में 2 दिन हमको 10 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर दो ड्राइवर हैं तो उनका काम करने का तरीका क्या होगा, 4.5 घंटे पहले चलाएगा, फिर 4.5 घंटे दूसरा, फिर 4.5 घंटे पहले वाला आ जाएगा, फिर 4.5 घंटे दूसरा, 18 घंटे गाड़ी चलेगी। 18 से कम हो सकती है लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। हाँ, जो 2 हफ्तों में हमने, हफ्ते में 2 दिन हमने 2 दिन ज़्यादा काम करना है तब चल सकती है। ठीक है ना। 18 घंटे गाड़ी चलानी है, फिर हमारे कुछ काम भी हैं, एक्स्ट्रा वर्क 2-3 घंटे, वो मानो 23 घंटे ही हो गए। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे एक ड्राइवर की जो हम कैलकुलेशन 24 घंटे से करते हैं, 2 ड्राइवर की हम 30 घंटे में कैलकुलेशन करते हैं। यानी 23 घंटे उसने गाड़ी चलाई, सारा तेल वेल भरा के, लोडिंग अनलोडिंग, और 9 घंटे उनको आराम भी चाहिए, तो 30 घंटे का कैलकुलेशन होती है। ये जब आप क्लास दोगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप फ़ोटो देख रहे होंगे, इस तरीके से कुछ हमको पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि गाड़ी कैसे कैसे चलनी है, कब कब आराम करना है, तो हम उस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। ठीक है। तो ये टैको कार्ड के फंक्शन होते हैं। टैको कार्ड में जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ये एक स्टीयरिंग का सिग्नेचर आता है, जब हम रेस्ट करते हैं तो ये चेयर का सिग्नेचर आता है, जब हम अदर काम करते हैं तो ये हैमर का आता है, और जब सेकंड ड्राइवर का हम डालते हैं तो ये वाला साइन आता है जो आप देख रहे होंगे अभी। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटा बताया गया है। अभी फ़िलहाल थ्योरी में इतना ही है। ठीक है ना। बाकी सब प्रैक्टिकल है। में नहीं आ रहा है तो आप एक बार देखें वीडियो को, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार देखें, समझे इस चीज़ को। मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है और पूरा आपको थ्योरी बताई है। ये थ्योरी आपने सीखनी है। 5 दिन तक हमारी यही ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद हमें कोड 95 मिलता है। ठीक है, कार्ड मिलता है। और इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है कि आपका टेस्ट हो और आप फेल हो जाओ। ये सिर्फ आपको ट्रेनिंग मिल दी जाती है। आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपकी प्रेजेंट लगती है वहाँ। फिर जब प्रेजेंट लगने के बाद वो ईमेल जाता है CSDD में, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, जहाँ से हमको कोड 95 मिलना होता है। CSDD में हमारी प्रेजेंट जाती है 6 दिन की। 6 दिन के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं। सॉरी, 5 दिन अगर हम ये क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हाँ, हम जाके कोड 95 का कार्ड ले लें। वो हमारी एक तरह से अटेंडेंस लग जाती है वहाँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि भैया ऐसे करके आप कोड 95 की जो है ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, ये कोड 95 की थ्योरी है।
और अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कर दो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है आगे और इन्फॉर्मेशन निकाल के वीडियो बनाने के लिए। और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट ज़रूर कर दिया करो अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों कोशिश मैं कर रहा हूँ अगली वीडियो मैं बनाऊँ कि अम्बेसी में जब हम सबमिशन करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।